तो कल हमने पढ़ा था हुकल का नियम। हुकल का नियम हमारी मदद करता है ये पहचानने में कि दिया गया यौगिक एरोमेटिक है या नहीं है ना। 4n+2 के आधार पे हमने ये पता लगाया कि कोई यौगिक एरोमेटिक है या नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे। अब हमको ये जानना है कि एरोमेटिकता के कारण क्यों कोई यौगिक ज्यादा स्थायी हो जाता है, एरोमेटिक यौगिक ज्यादा स्थायी क्यों है। तो इसकी व्याख्या के लिए पहला आपका है संयोजकता बंध सिद्धांत। वास्तव में संयोजकता बंध सिद्धांत बोलना ठीक नहीं है, वास्तव में इसके 3 एक्सप्लेनेशन है, आपकी बुक में ठीक से उतना दिया नहीं है, फिर भी कंटिन्यू एंटर हो रहा है लोग। तो सबसे पहला हम देखेंगे षष्टक सिद्धांत, एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत। एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत कहता है कि अगर हम सबसे कॉमन एरोमेटिक यौगिक यानी बेंजीन को देखें तो बेंजीन में हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो संकरण में भाग नहीं लेता है। तो 6 कार्बन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों का एक समूह बनता है। और ये समूह जो है ये लगातार क्या करता है, अपनी स्थिति बदलता है। तो ओवरऑल उन्होंने ये कहा कि जिस भी चक्रीय समतल कार्बनिक यौगिक में इस तरह का एरोमेटिक षष्टक, षष्टक का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का समूह पाया जाएगा, इस समूह के कारण ही ये स्थायी होते हैं। इन्होंने इसकी बहुत डिटेल व्याख्या नहीं की, लेकिन बाद में उन्होंने इसको इस तरीके से बताया कि एकांतर विबंध होते हैं, इस कारण है। तो कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, पर हमेशा ये बात ठीक नहीं है। सिर्फ षष्टक ही नहीं, आपने कल देखा कि 10 इलेक्ट्रॉन पाई अगर हो तो भी 4n+2 के हिसाब से वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। मतलब ये हुआ कि एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत का ये कहना कि जिन यौगिकों के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का समूह यानी कि षष्टक होता है वो स्थायी होते हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। दूसरा सिद्धांत आया हमारा अनुनाद सिद्धांत, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अनुनाद सिद्धांत जो है ये एक्चुअल में वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के अंतर्गत माना गया है। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि वास्तव में बेंजीन या एरोमेटिक यौगिकों में अनुनाद के लक्षण पाए जाते हैं और अनुनाद के कारण इनकी एक से अधिक संरचनाएं होती हैं और इनके पाई इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। जैसा कि बेंजीन में आप देखें, बेंजीन में ये जो 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं जो कैकुले नाम के वैज्ञानिक ने दी थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन दोनों में देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बस बदली हुई है। पहले वाले में पहला पाई बंध राइट साइड है, दूसरे वाले में लेफ्ट साइड है। पहले वाले में लेफ्ट साइड है दूसरा पाई बॉन्ड, दूसरे में राइट साइड है। इस तरीके से देखें तो पाई बंध की स्थिति बदली हुई है। तो अनुनाद से इसकी ऊर्जा में कमी आती है और उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक टर्म यूज किया जिसको हम कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। अब ये अनुनाद ऊर्जा क्या है, उन्होंने कहा कि देखिए 6 कार्बन का जो सबसे स्थायी चक्रीय यौगिक है वो है साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन का सर्वाधिक स्थायी चक्रीय यौगिक है साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6H12, और संरचना देखें तो ये इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। आपको पता है कि संतृप्त यौगिक, संतृप्त का मतलब जहां कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता है, वो असंतृप्त यौगिक यानी जहां कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। तो इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन की संरचना वाला सर्वाधिक स्थायी यौगिक है। अब हम उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास एक यौगिक है, ये यौगिक है हमारे पास, ये है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन सूत्र क्या होगा? C6H10। इसको अगर हमको किस में बदलना है, 12 हाइड्रोजन करना है 10 को, तो इसमें हम एक H2 जोड़ देते हैं। एक H2 जोड़ने पे एक इसमें बदल जाता है साइक्लोहेक्सेन, और ये कम स्थायी है, यहां से ये किसमें हो जाता है, बदल जाता है अधिक स्थायी। और ऐसा करते समय ये कुछ ऊर्जा त्यागता है। कितनी ऊर्जा त्यागता है? तो ये दिया हुआ है कि साइक्लोहेक्सीन एक द्विबंध के लिए 28.6 किलो कैलोरी ऊर्जा त्यागता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लोहेक्सीन के हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन जोड़ने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो है 28.6 किलो कैलोरी। तो जब भी कोई यौगिक दूसरा यौगिक बनाता है और ऊर्जा त्यागता है, इसका मतलब जो पहले वाला यौगिक है वो कम स्थायी है। कितना कम स्थायी है? 28.6 किलो कैलोरी। अब आते हैं दूसरे यौगिक के ओर, जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड कर देते हैं हम। ये लो, ये साइक्लोहेक्साडाइईन है। आप चाहो तो अल्टरनेट भी लगा सकते हो डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोहेक्साडाइईन ये भी कम स्थायी होगा, क्योंकि पहले वाले में तो सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, इसमें कितना है? 2 डबल बॉन्ड है। तो हमको अब इसको और ज्यादा हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 2H2 देंगे, 2 डबल बॉन्ड टूटेंगे, ये भी बदल जाएगा साइक्लोहेक्सीन में, हेक्सेन में, और 28.6 का दुगना होता है कितना? ये होता है 57.2, लेकिन एग्जैक्टली उतना नहीं, 55.6 किलो कैलोरी, यानी लगभग दुगनी मात्रा में ऊर्जा त्याग रहा है। तो हमने ये अनुमान लगाया कि ये दोनों यौगिक वास्तव में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना कि ये यौगिक और ये यौगिक वास्तव में पाए जाते हैं। अब जो तीसरा यौगिक है साइक्लोहेक्साट्राइईन, ये वास्तव में नहीं पाया जाता, ये बेंजीन का ही हम फार्मूला है। तो इसको अगर हम बदलें तो हमारे अंदाजे से 3 डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो हम इसका 3 गुना कर देंगे, ये आएगा लगभग 85.5। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 से, एग्जैक्टली कितना होगा ये देखने के लिए। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 कर देते हैं इसको, और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 1 25, 2 तिया 6 और 2, ठीक है, 85.8 किलो कैलोरी होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि हमने पहले और दूसरे अणु की ऊर्जा के आधार पे तीसरे अणु की ऊर्जा की गणना की है। तीसरे अणु के लिए ऊर्जा की गणना की कि भाई अगर बेंजीन की संरचना ऐसी है, 3 एकांतर डबल बॉन्ड हैं, तो उसको अगर हम साइक्लोहेक्सेन में बदलें तो कितनी ऊर्जा त्यागेगा? 85.5 किलो कैलोरी। अब इसको हम एक ग्राफ से देखेंगे, ठीक है ना।
ग्राफ से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इन्हीं मानों को हम ग्राफ में पुटअप करेंगे। ग्राफ में ये ऊर्जा है, और सबसे नीचे C6H12 साइक्लोहेक्सेन है। जो सबसे नीचे है उसकी ऊर्जा सबसे कम है और स्थायित्व सबसे ज्यादा है। पहला यौगिक हमारा है साइक्लोहेक्सीन, जो कि साइक्लोहेक्सेन बनने के लिए 28.6 किलो कैलोरी ऊर्जा त्यागता है। दूसरा अणु है हमारा साइक्लोहेक्साडाइईन। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए ये लगभग दुगनी ऊर्जा 55.6 किलो कैलोरी ऊर्जा त्यागता है। इस आधार पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि बेंजीन जिसमें कि 3 डबल बॉन्ड पाया जाता है, बेंजीन जिसमें कि 3 डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसको साइक्लोहेक्सेन में बदलने के लिए 85.6 किलो कैलोरी ऊर्जा त्यागना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई काल्पनिक संरचना की बात। अब वास्तविक बेंजीन हमने लिया, वास्तविक बेंजीन हमारे पास उपलब्ध होता है, हमने उसमें हाइड्रोजन जोड़ा, और जब हमने उसका प्रयोग किया तो हमने पाया कि वास्तव में जो बेंजीन हमारे पास उपलब्ध है, अगर हम उसमें हाइड्रोजन जोड़ें तो वो सिर्फ 49 किलो कैलोरी ऊर्जा त्यागता है, 49.8। तो हमारे जो अनुमान है, हमारा अनुमान 85.6 है, वास्तविक मान 49.8 है। ये जो अंतर आ रहा है ऊर्जा का, वो है 36 किलो कैलोरी। किसी का माइक ऑन है? बंद करेंगे। तो ये जो 36 किलो कैलोरी का अंतर आ रहा है अनुमानित संरचना और वास्तविक संरचना के हाइड्रोजनीकरण की ऊर्जा में, इसी को कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ, किसी का माइक ऑन है बेटा? प्रिया ऑफ करो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि वास्तव में हुआ ये, तो अनुनाद के कारण वास्तव में बेंजीन के लिए जो ऊर्जा का मान है 85.6, वो कितना हो गया? 49.8। यानी अनुनाद ने बेंजीन के स्थायित्व को बढ़ा दिया, जो नीचे है वो ज्यादा स्थायी है। कितना बढ़ा दिया? 36 किलो कैलोरी बढ़ा दिया। तो ये ऊर्जा कहलाई अनुनाद ऊर्जा। तो अनुनाद ऊर्जा की क्या परिभाषा है? किसी एरोमेटिक यौगिक या किसी सौरभीय यौगिक, हिंदी में सौरभीय लक्षण बोलते हैं, किसी एरोमेटिक यौगिक की सबसे स्थायी काल्पनिक संरचना और उसकी वास्तविक संरचना के हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा, हाइड्रोजनीकरण की ऊर्जा का अंतर, यह कहलाता है अनुनाद ऊर्जा। इससे यह सिद्ध होता है कि अनुनाद किसी भी अणु की ऊर्जा को, किसी भी अणु की स्थितिज ऊर्जा, या हम कहें कि उसकी आणविक ऊर्जा में कमी लाता है, और जब भी ऊर्जा कम होगी स्थायित्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। क्लियर है ये सबको? ठीक है। अब तीसरा सिद्धांत, ये तो था दूसरा सिद्धांत, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, अलग से पूछ सकता है आपको। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है आणविक कक्षक सिद्धांत, या बंध सिद्धांत अपन बोल सकते हैं इसको। आणविक कक्षक सिद्धांत क्या कहता है? आणविक कक्षक सिद्धांत कहता है कि सभी कार्बन, बेंजीन की बात कर रहे हैं ना हम, मेनली अभी बेंजीन का उदाहरण लिया है तो बेंजीन की बात करेंगे। बेंजीन में सभी कार्बन sp2 संकरित हैं। ठीक है, अब यह ध्यान रखना
कि sp2 संकरण से कुल कितने कक्षक बनते हैं? 3 कक्षक बनते हैं। तो सभी कार्बन 2 sp2 कक्षक से निकटवर्ती कार्बन के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं। अपने अगल बगल वाले 2 कार्बन से जुड़ के एक एक सिग्मा बंध, तो 2 कक्षक खत्म हो गए, बचा एक sp2 कक्षक से हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध बनाते हैं। ठीक है ना? ये हो गया हमारा सिग्मा बंधों के बारे में। तो इसको हम आराम से दर्शा सकते हैं। 6 कार्बन है, ये ले लिया हमने 6 कार्बन। ये लो भाई, आप देखो हर कार्बन अपने 2 बंध, एक सिग्मा एक इधर, इसकी बात करो तो एक इधर एक इधर, सिग्मा बंध बन रहे हैं ये सारे। और एक एक हाइड्रोजन से ये सिग्मा बंध बना लिया। ठीक है ना? ये सभी को दिख रहा होगा। अब सिग्मा बंध में कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सिग्मा बंध है, कोई खास बात नहीं। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि जो पाई बंध होता है वो सिग्मा बंध वाले तल पे नहीं होता। सिग्मा बंध अगर ऐसे बना हुआ है तो पाई बंध ऊपर नीचे बनेगा, यानी सिग्मा और पाई बंधों के तल अलग अलग होते हैं। तो तीसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो इसमें हम लिख सकते हैं वो ये है, सिग्मा व पाई बंधों के तल अलग अलग होते हैं। तो हमने सिग्मा के साथ पाई को नहीं दर्शाया, अब पाई के साथ हम बेकार के सिग्मा बंधों को नहीं दर्शाएंगे। ठीक है ना? तो अब यहां ध्यान देंगे कि हर एक कार्बन आपस में जुड़ा हुआ तो दिखाना ही पड़ेगा हमको। ये जुड़ा हुआ है, हम इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, पर ये मान के चलिए कि हाइड्रोजन है। हर कार्बन के पास, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक पाई कक्षक, पी पाई कक्षक पाया जाता है। सभी को पता है, एक एक पी पाई कक्षक पाया जाता है। अब ये जो पी पाई कक्षक है, ये अपने निकटवर्ती कार्बन के पी पाई कक्षक के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन, साइड वाइज अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण कर सकता है। तो प्रत्येक कार्बन का पी पाई कक्षक निकट के कार्बन के पी पाई कक्षक के साथ साइड वाइज, इंग्लिश में ही लिख देता हूं ज्यादा अच्छा है, साइड वाइज अतिव्यापन कर पाई बंध बना सकता है। और यहीं पे हमारा सारा खेल है, यही एक्सप्लेन करना है। देखिए, कार्बन 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 और ये बेंजीन की बेसिक संरचना। सभी के पास मैं एक एक डंबल बना देता हूं। ठीक है, सभी के पास एक एक पी कक्षक हो गया, पाई कक्षक। अब पहला पाई बंध मैं इधर बना देता हूं, 1 2 और ये 3। एक संभावना ये है हमारी। दूसरी संभावना पे आते हैं।
ठीक है। इस बार पाईबंध ऐसा भी बन सकता है, दिख रहा है आप लोगों को? तो जस्ट बगल वाला पहले दाएं वाले के साथ बनाया था, अब बाएं वाले के साथ बना लिया। तो इसका मतलब यह है कि पाई बंध दोनों तरफ बराबर बन सकता है। तो किस तरफ फिक्स करें अपन? नहीं कर सकते फिक्स भाई, राइट साइड वाले से ही बनाएगा, आप कैसे फिक्स कर सकते हो? लेफ्ट वाला भी उतनी ही दूरी पे है। तो ये दोनों संरचनाएं लगातार एक दूसरे में क्या होते रहती हैं? परिवर्तित होते रहती हैं। इससे होता यह है कि सभी पाई कक्षक आपस में गड्ढमड्ढ हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ऊपर वाले डंबल को ऊपर वाले से, नीचे वाले डंबल को नीचे वाले से मिला देंगे तो ये संरचना बनके तैयार हो जाती है, जो ये बताती है कि बेंजीन के रिंग में पाई कक्षक आपस में मिलकर डिफ्यूज हो जाते हैं, आपस में इस तरह से मिल जाते हैं कि उनकी ऊर्जाओं में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और अब एक कक्षक का पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे कक्षक में जा सकता है। जैसे कार्बन परमाणु एक का इलेक्ट्रॉन दो में जा सकता है, दो का इलेक्ट्रॉन तीन में जा सकता है, तीन का चार में, यानी लगातार इलेक्ट्रॉनों को एक बड़ा रास्ता मिल गया चलने के लिए। तो ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से अणु की ऊर्जा में कमी आ जाती है, और अणु की ऊर्जा कम होने से स्थायित्व बढ़ जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये अलग से पूछ सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बेंजीन के सभी कार्बन sp2 संकरित होकर तीन संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। सभी कार्बन के दो sp2 कक्षकों से निकटवर्ती कार्बन के साथ सिग्मा बंध का निर्माण होता है। एक sp2 कक्षक के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़कर ये सिग्मा बंध बनाते हैं, जो पहले बता चुका। सिग्मा व पाई बंधों के तल अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग प्रदर्शित करेंगे। और जब हम इनको अलग अलग प्रदर्शित करते हैं तो प्रत्येक कार्बन के पी पाई कक्षक के निकट वाले कार्बन के पाई कक्षक के साथ साइड वाइज अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करता है। और हमको ये बताना है कि कितने तरह से पाई बंध बन सकते हैं। तो पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। दोनों ही तरीकों में अंतर सिर्फ इतना है कि पहले इस कार्बन परमाणु का पाई कक्षक राइट साइड वाले के साथ पाई बंध बना रहा था, दूसरे वाले में इसी कार्बन का पाई कक्षक लेफ्ट वाले के साथ क्या बना रहा है? पाई बंध का निर्माण कर रहा है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन के रिंग के सभी पाई कक्षक आपस में मिल जाते हैं। हम ये कहेंगे डिफ्यूज हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, और विसरित होकर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक पाई लोब ऊपर और एक पाई लोब नीचे, इस तरीके की संरचना बनाते हैं, जिसमें पाई कक्षकों के सभी इलेक्ट्रॉन सभी पाई कक्षकों में गति कर सकते हैं। इससे अणु की ऊर्जा में कमी आती है और स्थायित्व बहुत बढ़ जाता है।